आधा लेटा हुआ मोबाइल पर गेम खेल रहा था जब अचानक उसे एक टेक्स्ट मैसेज मिला। उसने देखा तो पता चला कि मैसेज अनिकेत का था। उसने तुरंत मैसेज खोला। अनिकेत, फुलर गोल्डन सैंड्स का प्राइवेट रूम नंबर 47 में खतरा है। ध्रुव तुरंत अलर्ट हो गया। अनिकेत बिना वजह ऐसा मैसेज नहीं भेज सकता था। उसने अनिकेत को कॉल करने की सोची, लेकिन फिर ध्यान दिया कि यह समय सही नहीं है। लगता था कि अनिकेत खुद किसी मुसीबत में है। उसने तुरंत पॉल को फोन किया। ध्रुव, पॉल, अभी बाहर निकल और फुलर गोल्डन सैंड्स पहुंच, जल्दी करो। ध्रुव झटपट तैयार हुआ और होटल की तरफ बढ़ गया। रास्ते में पॉल उससे मिल गया और दोनों जल्दी जल्दी होटल पहुंचे। जैसे ही वे फुलर गोल्डन सैंड्स पहुंचे, एक वेटर उन्हें प्राइवेट रूम नंबर 47 तक ले गया। ध्रुव ने दरवाजा खोला और जो नजारा उसने देखा उससे उसका खून खौल गया। कमरे में एक गंजा आदमी था जिसके सिर पर खून लगा था। वह एक लड़की को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अनिकेत जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके चारों ओर 7-8 काले कपड़े पहने लोग खड़े थे। अनिकेत के चेहरे पर चोटों के निशान थे और उसकी लाल आंखें गंजे आदमी पर जमी हुई थीं। कमरे के कोने में करीब 20-30 लोग सहमे हुए खड़े थे। गंजा आदमी ध्रुव को घूरते हुए, तुम कौन हो? जानते हो यह जगह मेरी है, यहां दखल देना तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। ध्रुव को तुरंत समझ आ गया कि जिस लड़की को छेड़ा जा रहा था वह अनिकेत की दोस्त मैडिसन है। ध्रुव ने शांत लेकिन ठोस आवाज में पॉल से कहा, पॉल, उन्हें संभालो। पॉल, जो हुक्म सर। गंजा आदमी चिल्लाया, पकड़ो इन्हें, दिखाता हूं कि मेरी जगह में घुसने का अंजाम क्या होता है। जैसे ही गंजा आदमी शराब की बोतल लेकर ध्रुव की ओर बढ़ा, पॉल ने उसे जोर से धक्का मारा। वह हवा में कई मीटर दूर जा गिरा। पॉल और ध्रुव ने मिलकर कमरे में मौजूद 7-8 काले कपड़े वालों को मिनटों में ढेर कर दिया। गंजा आदमी और उसके साथी अब जमीन पर पड़े कराह रहे थे। अनिकेत धीरे धीरे उठा और मैडिसन को सहारा दिया। ध्रुव ने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। ध्रुव, तू ठीक है? अनिकेत? अनिकेत, हाँ यार, शुक्रिया। अगर तुम लोग टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। ध्रुव ने गंजे आदमी के पास जाकर उसका चेहरा जमीन पर दबाया और सख्त लहजे में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने और उसकी दोस्त को परेशान करने की? बताओ, अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? गंजा आदमी डरते डरते बोला, पीछे हटो, मैं मिस्टर राघवेंद्र के साथ हूं। अगर मुझे कुछ हुआ तो नदी शहर में तुम्हारे लिए जगह नहीं बचेगी। ध्रुव, अच्छा, बड़ा घमंड है। चलो अब यही मिस्टर राघवेंद्र को बुलाओ, मैं भी देखना चाहता हूं कि वो कौन है। ध्रुव ने उसे छोड़ दिया और उसे फोन करने का इशारा किया। गंजा आदमी घबराते हुए उठा और पॉल की ओर देखने लगा, जो ध्रुव के पीछे खड़ा था। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई मदद मिल जाए, लेकिन उसे समझ आ गया कि यहां उससे ऊपर के लोग हैं। ध्रुव, कड़क आवाज में, जल्दी फोन करो। गंजा आदमी कांपते हुए अपने फोन से कॉल लगाने लगा। उसने फोन पर किसी से कहा, फुलर गोल्डन सैंड्स में कोई बंदा बवाल कर रहा है। मुझे और मेरे आदमियों को बुरी तरह पीटा है। जल्द से जल्द मदद भेजो। ध्रुव उसकी बातों को अनसुना करता हुआ शांत खड़ा रहा। उसे परवाह नहीं थी कि गंजा आदमी क्या कहानी बना रहा है। गंजा आदमी धमकी भरे लहजे में, बेटा, मिस्टर राघवेंद्र आ रहे हैं, तुम्हारी मौत पक्की है। ध्रुव हंसते हुए, कौन मरेगा ये तो आने पर ही पता चलेगा। चलो लॉबी में इंतजार करते हैं। ध्रुव और पॉल गंजे आदमी को घसीटते हुए नीचे लॉबी में ले आए। लॉबी में ध्रुव बिल्कुल बीच में खड़ा हो गया। गंजा आदमी उसके पैरों के पास था। पॉल पीछे खड़ा था। ध्रुव के सामने होटल का मैनेजर खड़ा था, जो यह सब देख हैरान था। भीड़ में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि ध्रुव और पॉल के करीब आए। करीब 20-30 लोग तमाशा देख रहे थे, जिनमें अनिकेत और मैडिसन भी शामिल थे।
ध्रुव ने अपने हाथ में पहनी एक खास अंगूठी को छुआ। वह अंगूठी रिवर सिटी की SCC सुप्रीम कॉम्बैट काउंसिल के उच्च स्तरीय सदस्यों की पहचान थी। उसने उस अंगूठी से एक खास सिग्नल भेजा जिससे SCC के सभी वरिष्ठ सदस्य फुलर गोल्डन सैंड्स की ओर रवाना हो गए। SCC का नाम सुनते ही हर कोई सहम गया। यह संगठन शहर के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली लोगों का समूह था। इस बीच दूसरी ओर राघवेंद्र को फोन मिला। हैरी, गंजा आदमी। साहब, कोई आदमी होटल में आकर हमें पीट रहा है। मुझे और मेरे आदमियों को बुरी तरह हराया। राघवेंद्र, जिसे लोग आयरन फिस्ट्स के नाम से जानते थे, ने गुस्से में जवाब दिया, मेरे इलाके में इतना बड़ा दुस्साहस, ये बंदा नया होगा। राघवेंद्र ने अपने 100 से ज्यादा आदमियों को इकट्ठा किया और खुद फुलर गोल्डन सैंड्स की ओर रवाना हो गया। राघवेंद्र का असली नाम सेठ राघवेंद्र था। उसकी छवि रिवर सिटी के सबसे ताकतवर अंडरग्राउंड बॉस की थी। उसके बाएं हाथ में 6 उंगलियां थीं, जिससे वह और भी खतरनाक दिखता था। रिवर सिटी में उसका नाम सुनते ही लोग डर से कांपते थे। लेकिन आज उसका सामना SCC के एक उच्च सदस्य से होने वाला था। उन्होंने काफी समय से किसी भी चीज से खुद नहीं निपटा था। अगर जल्दी ही एक्सरसाइज नहीं किया तो उनका शरीर जंग खा सकता था। वे फुलर गोल्डन सैंड्स के गेट पर पहुंच गए। 6 लोग आगे थे और उनके पीछे 100 से ज्यादा लोग चल रहे थे। जैसे ही वे लॉबी में पहुंचे, सब रुक गए। लॉबी के बीच में एक लड़का बैठा था। उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसके पैरों के नीचे नौकर हैरी था, जिसने फोन करके उसे बुलाया था। फर्श पर दर्जन भर सिक्योरिटी गार्ड पड़े थे। लॉबी में सैकड़ों मेहमान खड़े थे। 6 लोगों ने खुद को बहुत सालों में इस तरह बेइज्जत महसूस नहीं किया था। यह तो बेइज्जती से भी ज्यादा था। लड़के ने तो मानो उनके ऊपर चढ़ाई कर दी हो। इतने सारे लोगों के सामने अगर उन्होंने आज अपनी इज्जत नहीं बचाई तो रिवर सिटी में उनका नाम कैसे बचेगा। 6 में से एक आगे बढ़ा। वह लड़के यानी ध्रुव से करीब 7-8 मीटर दूर था। पीछे सैकड़ों लोग खड़े थे, राघवेंद्र के साथ। दर्शकों में से कुछ लोग डर कर वहां से खिसकने लगे। जो रुके वे किनारे खड़े होकर तमाशा देखने लगे। यह मुकाबला 2 लोगों का लग रहा था, लेकिन 100 से ज्यादा लोग इसमें शामिल थे। हालांकि पॉल ने अपने शानदार मार्शल आर्ट्स स्किल्स दिखाए, फिर भी लोग उसे लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे। तभी अनिकेत ने मैडिसन के कान में कुछ कहा और ध्रुव के पास जाकर खड़ा हो गया। मैडिसन ने अनिकेत को रोकने की कोशिश की। वह नहीं चाहती थी कि वह जाए, लेकिन फिर उसे याद आया कि ध्रुव ने उन्हें बचाने के लिए इस झंझट में खुद को फंसाया है। मैडिसन ने अनिकेत का हाथ छोड़ दिया और डरी हुई नजरों से उनकी तरफ देखने लगी। ध्रुव ने उनकी इज्जत बचाने के लिए सबका अपमान किया था, लेकिन अनिकेत खामोश खड़ा रहा। राघवेंद्र ने ध्रुव की ओर देखकर कहा, लड़के, इतना इंपल्सिव मत बनो। हर काम के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तभी हैरी, जो ध्रुव के पैरों के नीचे दबा था, चीख पड़ा, मिस्टर राघवेंद्र, प्लीज मुझे बचाओ। ध्रुव ने उसे देखते हुए राघवेंद्र से कहा, क्या आप इसके मालिक हैं? क्या आपको पता है कि आपका ये पालतू लोगों को बिना वजह काटता रहता है? राघवेंद्र ने गुस्से से जवाब दिया, अगर मेरा पालतू काट भी ले तो मैं उसे संभाल सकता हूं। जो इसे छुएगा मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला, आपका एटीट्यूड तो बड़ा स्ट्रिक्ट है मिस्टर राघवेंद्र, लेकिन आपने पूछा तक नहीं क्यों। और सुनो, मैंने न सिर्फ इसे छुआ बल्कि अपने पैरों से भी दबाया। अब आप क्या करेंगे? राघवेंद्र ने गुस्से से कहा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्यों। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने मेरे आदमी को छुआ। अब तुम इस लॉबी से बाहर जाने का सपना भी मत देखो। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। यह कहते ही राघवेंद्र ने ध्रुव पर हमला कर दिया। उनके आयरन फिस्ट्स यूं ही मशहूर नहीं थे। हालांकि
उन्होंने लंबे समय से किसी से लड़ाई नहीं की थी, फिर भी वे हर दिन प्रैक्टिस करते थे। उनकी ताकत भले ही पीक पर न हो, पर करीब करीब वही थी। आज उन्हें ध्रुव और उसके साथियों को हर हालत में हराना था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी इज्जत और रिवर सिटी में उनकी पहचान खतरे में पड़ जाती। जब राघवेंद्र ने कदम बढ़ाया तो पॉल भी तुरंत आगे बढ़ गया। वह ध्रुव के चारों ओर तेजी से घूमते हुए राघवेंद्र की आयरन फिस्ट्स का सामना करने लगा। राघवेंद्र ध्रुव से ज्यादा दूर नहीं था और उसे गिराना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह दौड़ते हुए ध्रुव के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक शख्स सामने खड़ा है। यह पॉल था, जो ध्रुव के पीछे खड़ा था। यह बहुत जल्दी हुआ। 6 लोगों को आश्चर्य हुआ। राघवेंद्र सिर्फ 7-8 मीटर की दूरी पर था। उसने अचानक हमला किया, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसे तुरंत रोक लिया। यह तो एक एक्सपर्ट है, राघवेंद्र मन ही मन सोचने लगा। फिर भी राघवेंद्र को डर नहीं लगा। आखिर उसे रिवर सिटी के अंडरवर्ल्ड का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। 1 सेकंड के अंदर उसने पॉल पर घूंसा मारा। पॉल बगल में मुड़ा, झुका और मन ही मन सोचा, टॉप का पंच है। इसके बाद पॉल ने भी एक पंच मारा। दोनों की मुट्ठियां हवा में टकराईं और अलग हो गईं। पॉल ने एक छोटा कदम पीछे लिया और अपने बैलेंस में आ गया। उसने राघवेंद्र की तरफ देखा। 6 लोग पीछे हटकर 7-8 कदम दूर खड़े हो गए। पॉल को सिर्फ एक छोटा कदम पीछे लेते देखकर वे और हैरान हो गए। यह आदमी वाकई गजब का है। उन्होंने यह मान लिया कि रिवर सिटी में ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को हराना आसान नहीं है। लेकिन पॉल ने न सिर्फ उनके आयरन फिस्ट को रोका, बल्कि राघवेंद्र को 6-7 मीटर पीछे भी धकेल दिया। राघवेंद्र को लगा कि उसके बाएं हाथ की कम से कम 3 उंगलियों की हड्डियां टूट चुकी हैं। ये दोनों आम लोग नहीं हैं। वे निश्चित रूप से किसी कुलीन परिवार से थे, लेकिन वे स्थानीय नहीं लग रहे थे। रिवर सिटी के अंडरवर्ल्ड का राजा होने के नाते राघवेंद्र सभी स्थानीय कुलीन परिवारों को जानता था। ये लोग उनमें से नहीं हैं, इसलिए उसने मन ही मन सोचा, ये बहुत मजबूत विरोधी हो सकते हैं। फिर भी यह उसका इलाका था। तो क्या हुआ अगर ये कुलीन परिवार के लोग हैं? मेरे पास भी ऐसे लोग हैं जो मेरा साथ देते हैं। राघवेंद्र आगे नहीं बढ़ा। उसे समझ आ गया था कि वह पॉल का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसने कहा, तुम अच्छे हो, लेकिन 2 फिस्ट्स 4 के बराबर नहीं हो सकते। तुम अपने मालिक को बचा सकते हो, ये तो मैं देख ही रहा हूं। अब देखता हूं आगे क्या करते हो। जैसे ही राघवेंद्र ने ध्रुव को पकड़ने की कोशिश की, पॉल अचानक उसके करीब पहुंच गया। इससे पहले कि राघवेंद्र कुछ समझ पाता, पॉल की ग्रिप ने लोहे की चिमनी जैसा काम किया और उसकी दाढ़ी पकड़ ली। तुम... राघवेंद्र ने बस इतना ही कहा था कि पॉल ने उसकी गर्दन पकड़ ली। अब वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह बस डरी हुई आंखों से पॉल को देख रहा था। मिस्टर राघवेंद्र, मिस्टर राघवेंद्र! उनके साथ आए गुर्गे आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन राघवेंद्र ने इशारे से उन्हें रोक दिया। राघवेंद्र समझ गया कि अगर पॉल ने थोड़ा भी जोर लगाया तो वह नहीं बचेगा। ध्रुव धीरे धीरे राघवेंद्र के पास गया और बोला, मिस्टर राघवेंद्र, है ना, आपके पालतू ने किसी को काट लिया और आप पीड़ित का हाथ तोड़ने की बात कर रहे हैं। मुझे जानना है कि आपको यह अधिकार किसने दिया? आपके पीछे खड़े 100 लोग या आपके मार्शल आर्ट्स जिन पर आप इतना घमंड कर रहे हैं? अचानक लॉबी के बाहर से एक बड़ी मशीन जैसी गुरगरहाट की आवाज आई। रिवर सिटी के सबसे बड़े मनोरंजन केंद्र के रूप में फुलर गोल्डन सैंड्स की पहली मंजिल पर एक विशाल लॉबी थी। इससे पहले कि कोई समझ पाता, कस्टम एस्टन मार्टिन के आने से पहले ही लॉबी में जोरदार गुरगरहाट गूंज उठी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। अंत में 1 दर्जन लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कारें लॉबी में आकर रुक गईं। हर कार की कीमत कम से कम $10 मिलियन थी। 12 स्पोर्ट्स कारों का यह आगमन इतना भव्य था कि दर्शकों की आंखें फटी रह गईं। एक लिमिटेड एडिशन कार तो दुर्लभ होती है,
लेकिन आज 12 एक साथ देखना किसी सपने से कम नहीं था। पहली कार से चार्ल्स बाहर निकला। वह रिवर सिटी के लूथर परिवार का सबसे बड़ा वारिस था। चार्ल्स रिवर सिटी SC.C स्पोर्ट्स कार क्लब का प्रमुख और SHC.C का हाई लेवल मेंबर भी था। हालांकि चार्ल्स के पद के कारण उसे यहां आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन 2 दिन पहले उसे मुख्यालय से खबर मिली कि S.C.C का एक और हाई लेवल मेंबर रिवर सिटी आ चुका है। रिवर सिटी S.C.C के बॉस होने के नाते चार्ल्स उसे खुद से मिलने का न्योता देना चाहता था और ध्रुव ने आज उस हाई लेवल मेंबर को इनवाइट किया था। इसी वजह से चार्ल्स यहां आया। 12 कारों से 12 लोग बाहर निकले। उनमें 10 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। इनकी उम्र 20 से 30 के बीच थी। ये लोग रिवर सिटी की आधी ताकत का प्रतिनिधित्व करते थे। साधारण लोग शायद यह नहीं जानते थे कि ये कौन है, लेकिन जो लोग किसी ऊंचाई पर पहुंचे थे उन्हें पता था कि ये लोग कितने ताकतवर और डरावने हैं। आम जनता के लिए रिवर सिटी के अंडरवर्ल्ड का राजा राघवेंद्र ही एक बड़ा नाम था, लेकिन असल में राघवेंद्र सिर्फ एक मोहरा था। असली बड़े लोग पर्दे के पीछे रहते थे और लो प्रोफाइल बनाए रखते थे। चार्ल्स जल्दी ही अपने साथियों के साथ ध्रुव के पास पहुंचा। लॉबी में मौजूद हर किसी ने अपनी सांस रोक ली, मानो वे किसी बड़े धमाके का इंतजार कर रहे हों। ध्रुव, क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे? चार्ल्स ने ध्रुव के पास आते हुए पूछा। लोग किसी बड़ी अफरातफारी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी वे अब भी यह जानने को उत्सुक थे कि आगे क्या होने वाला है। ध्रुव ने चार्ल्स की तरफ देखा और सोचा, यह वही होना चाहिए। रिवर सिटी S.C.C का हाई लेवल मेंबर और बॉस। शायद यही वह इंसान है जिसने पॉल की मां के ऑपरेशन के लिए मुझे चैंपियन अस्पताल से संपर्क करने में मदद की थी। पॉल! ध्रुव ने आवाज लगाई। पॉल ने तुरंत राघवेंद्र की गर्दन से अपनी पकड़ ढीली कर दी। जैसे ही पॉल ने उसे छोड़ा, राघवेंद्र ने कई गहरी सांसें लीं और घबराकर बोला, मिस्टर लूथर, थप्पड़! लॉबी में अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। चार्ल्स ने राघवेंद्र को थप्पड़ मारते हुए कहा, तुरंत ध्रुव से माफी मांगो। मिस्टर लूथर, मैं... थप्पड़। चार्ल्स ने फिर से राघवेंद्र के चेहरे पर थप्पड़ जड़ा। 2 बार थप्पड़ खाने के बाद राघवेंद्र को होश आ गया। चार्ल्स कौन था? लूथर परिवार का सबसे बड़ा वारिस, रिवर सिटी का सबसे प्रभावशाली परिवार। राघवेंद्र ने समझ लिया कि वह जिस ताकत पर इतना गर्व करता था, वह तो केवल लूथर परिवार की कृपा से मिली थी। असल में वह केवल लूथर परिवार का एक नौकर था, जिसे लोगों का ध्यान खींचने के लिए बाहर छोड़ा गया था। श्री लूथर का नाम सुनकर राघवेंद्र को एहसास हुआ कि सामने वाला शख्स उसकी बराबरी का या उससे भी ऊपर का है। उसे लगा कि आज उसने किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया है। राघवेंद्र ने तुरंत ध्रुव से कहा, ध्रुव, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा था। प्लीज बड़े आदमी बनकर मुझे माफ कर दो। एक बड़ा आदमी वही होता है जो सही वक्त पर झुकना जानता हो। राघवेंद्र आज जहां है वह उसकी समझदारी और परिस्थितियों को पहचानने की वजह से ही है। 40 साल के आदमी ने 20 साल के लड़के के सामने सरेआम माफी मांगी। यह हर किसी के बस की बात नहीं थी। यह भी ध्यान देने वाली बात थी कि यह आदमी रिवर सिटी के अंडरवर्ल्ड का मुखिया था। लेकिन ध्रुव ने राघवेंद्र की बात को अनसुना करते हुए चार्ल्स की ओर देखा और कहा, चंकी चाहता है इसलिए मैं इसे जाने देता हूं। चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत दरिया दिल हो ध्रुव, अब जल्दी से ध्रुव को धन्यवाद कहो। राघवेंद्र ने तुरंत कहा, धन्यवाद मी। ध्रुव, धन्यवाद। चार्ल्स ने फिर कहा, चलो ध्रुव, चलो कुछ पीने चलते हैं। ध्रुव मुस्कुराया, चलते हैं चार्ल्स। फिर वे सब ऊपर की ओर बढ़े। उनके पीछे रिवर सिटी SCC के बाकी सदस्य भी थे। ध्रुव ने जाते जाते अनिकेत के कंधे पर हाथ रखा
और उसे घर जाने को कहा। फुलर गोल्डन सैंड्स के मैनेजर तुरंत आगे आए और समूह का नेतृत्व करने लगे। सारे लोग वहां से चले गए, पीछे छोड़ गए सैकड़ों दर्शकों और राघवेंद्र के लाए हुए 100 से ज्यादा लोग। भीड़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई सपना देख रही हो। बस इतना ही? हम जिस अफरात फारी की उम्मीद कर रहे थे उसका क्या हुआ? लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि राघवेंद्र, जो रिवर सिटी का अंडरवर्ल्ड का राजा माना जाता है, को सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। कुछ लोगों ने राघवेंद्र की ओर देखा, जो अब भी वहीं खड़ा था। वे सोच रहे थे, क्या तुम रिवर सिटी के अंडरवर्ल्ड के बॉस नहीं हो? फिर इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? थप्पड़ खाने के बाद माफी क्यों मांगी? हालांकि जो सच्चाई जानते थे, उनके लिए यह इतना चौंकाने वाला नहीं था। हैरी, जो फर्श पर लेटा हुआ था, ऐसा दिखा रहा था कि उसे चक्कर आ गया है। उसे डर था कि राघवेंद्र गुस्से में उसे ही नुकसान न पहुंचा दे। अगर हैरी ने वह झगड़ा शुरू न किया होता तो शायद आज राघवेंद्र को इतनी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ती। बहुत जल्दी रिवर सिटी में यह खबर फैल जाएगी। लोग कहेंगे कि रिवर सिटी का अंडरवर्ल्ड का राजा भी माज़क बन सकता है, लेकिन वे ये बातें सिर्फ उसकी पीठ पीछे कह सकते थे। मैडिसन और उसके सहपाठी ध्रुव की ओर देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो हुआ वह असली है। वे अनिकेत से पूछना चाहते थे कि ध्रुव आखिर कौन है, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अनिकेत खुद हैरान था। ध्रुव और अनिकेत जब यूनिवर्सिटी में नए थे, तब वे रूममेट्स थे। 4 रूममेट्स में वे दोनों सबसे करीब थे। अनिकेत को अंदाजा नहीं था कि ध्रुव की पहचान इतनी बड़ी होगी। उसने सोचा, मुझे सही वक्त पर उससे यह बात पूछनी होगी। भीड़ में रोसेली और एलिजा एक दूसरे को देख रही थीं। उनकी आंखों में पछतावा था। उन्हें याद आया कि जब मैडिसन ने उन्हें अनिकेत के साथ घूमने के लिए बुलाया था, तो उन्होंने ध्रुव को नजरअंदाज किया था। अगर वे तब ध्रुव के साथ अच्छे से पेश आती तो आज रिवर सिटी में कुछ भी हासिल कर सकती थीं। लेकिन उन्होंने तब एक ऐसे आदमी को अनदेखा किया था जो उनकी कल्पना से भी बड़ा था। जीवन में कभी कभी ऐसा ही होता है। एक बार मौका चूक जाने पर दूसरा मौका नहीं आता। फुलर गोल्डन सैंड्स का एक प्रीमियम निजी कमरा। 2 युवक आपस में बातें कर रहे थे। हॉवर्ड, इतने सालों की मेहनत के लिए धन्यवाद। मिस्टर क्विन, आप बहुत दयालु हैं। आपके लिए काम करना मेरे लिए खुशी की बात है। जब तुम कैपिटल सिटी आओगे तो मैं तुम्हें डिनर कराऊंगा। धन्यवाद मिस्टर क्विन, हॉवर्ड ने जवाब दिया। बहुत कम लोग ही मिस्टर क्विन को डिनर पर आमंत्रित कर पाते थे। यह उनके लिए गर्व की बात थी। वैसे लूना कैसी है? मिस लूना बहुत अच्छी हैं मिस्टर क्विन। दस्तक दस्तक। वे बात कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ, क्विन ने कहा। एक 40 साल का अधेड़ व्यक्ति अंदर आया। मिस्टर क्विन, नीचे 1 दर्जन एस्टॉन C.C सदस्य इकट्ठा हुए हैं। ओ, क्यों? सुना है किसी उच्च स्तरीय सदस्य ने सम्मन का उपयोग किया है। चार्ल्स? नहीं, रिवर सिटी में कोई और उच्च स्तरीय सदस्य है। चिंता मत करो, SC.C में ज्यादातर उपद्रवी लोग ही हैं। कुछ मुख्य सदस्य और उच्च स्तरीय सदस्य छोड़कर बाकी लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। जी श्रीमान। वह व्यक्ति बाहर चला गया। हॉवर्ड, रिवर सिटी में इस नए SC.C उच्च स्तरीय सदस्य को देखो। हाँ मिस्टर क्विन, फुलर गोल्डन सैंड्स की शीर्ष मंजिल। ध्रुव और चार्ल्स को प्रबंधक द्वारा एक आलीशान निजी कमरे में ले जाया गया। फुलर गोल्डन सैंड्स सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि व्यापारिक चर्चाओं के लिए भी जाना जाता था। आओ ध्रुव, मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूं। ये रिवर सिटी SNC.C के सदस्य हैं। ये मेरी बहन सैंडी हैं। ये हैं विवियन व्हाइट और ये हैं। चार्ल्स ने एक एक करके सबका परिचय कराया। ध्रुव ने सभी का नाम और चेहरा याद कर लिया। उसकी याददाश्त तेज थी। वहां 12 लोग मौजूद थे। बाकी 3 सदस्य रिवर सिटी में नहीं थे,
इसलिए नहीं आ सके। ध्रुव ने सब पर नजर डाली। सैंडी ने अपराधी जैसी ड्रेस पहनी थी। उसकी उम्र 17 से 18 साल रही होगी। विवियन भी करीब उसी उम्र की लग रही थी, लेकिन उसने हैवी मेकअप कर रखा था। ध्रुव मन ही मन सोच रहा था, क्या अमीर परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती? और अगर जाते भी हैं तो कौन सा स्कूल इन्हें इस तरह के कपड़ों के साथ स्वीकार करेगा? उसे नहीं पता था कि जिस स्कूल में वे पढ़ती थीं वह लूथर परिवार का था। वहां उन्हें रोकने की हिम्मत किसी की नहीं थी। चार्ल्स ने पूछा, ध्रुव, मैं सोच रहा था कि तुम रिवर सिटी में क्या कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें यहां पहले देखा है। यह सुनकर सबके कान खड़े हो गए। वे ध्रुव के जवाब का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार उच्च स्तरीय सदस्य बनना आसान बात नहीं थी। कोई भी व्यक्ति 10 बिलियन खर्च कर सीधे उच्च स्तरीय सदस्य बनने की सोच भी नहीं सकता। S.C.AC की स्थापना के बाद से ऐसा करने की मिसाल नहीं थी। अब तक केवल 2-3 लोग ही 1 बिलियन देकर मध्यम स्तरीय सदस्य बने थे। 10 बिलियन कैश देने वाले लोग बहुत कम थे। वे 10 अरब से बहुत कुछ कर सकते थे। क्या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, जमीन खरीदना या एक बिल्डिंग खरीदना ज्यादा अच्छा नहीं होता? उच्च स्तरीय सदस्यता खरीदने से और क्या मिलेगा सिवाय इसके कि लोग शेख ही बघारें? जब तक उनके पास इतना पैसा न हो कि यह समझ ही न आए कि इसका क्या करना है, कोई भी ऐसा नहीं करता। अगर ध्रुव अचानक रिवर सिटी आया था और उसने उच्च स्तरीय सदस्यता ले ली थी, तो यह साफ था कि उसके पीछे का सपोर्ट बहुत ताकतवर था। इस मामले में अगर रिवर सिटी के अलग अलग ग्रुप्स ने विरोध किया तो वे फिर से व्यवस्थित हो जाएंगे। इसलिए उन्हें ध्रुव की बातें ध्यान से सुननी ही होंगी। रिवर सिटी में बहुत सारे फायदे थे। अगर अचानक एक नया व्यक्ति इन फायदों में हिस्सेदारी मांगने आ जाए तो जाहिर है कि बाकी लोगों का हिस्सा कम हो जाएगा। चार्ल्स के मन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। ध्रुव के आने से पहले वह रिवर सिटी SCG का अकेला उच्च स्तरीय सदस्य था और वह लूथर परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, जिसे रिवर सिटी का सबसे ताकतवर परिवार माना जाता है। अगर ध्रुव सचमुच अचानक रिवर सिटी आया था और यहां रहने का प्लान कर रहा था, तो चार्ल्स को अलर्ट रहना होगा। उसे ध्रुव की बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता नहीं था। जो लोग SCG में उच्च स्तरीय सदस्य बन सकते थे, उनके साथ डील करना आसान नहीं था। अज्ञात चीजें अक्सर सबसे डरावनी होती हैं। चार्ल्स, मैं अब रिवर सिटी में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। अगर तुम्हें या तुम्हारे ग्रुप्स को फंड की जरूरत हो तो मेरे पास आ सकते हो। मैं बस इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लूंगा, ध्रुव ने कहा। केवल शेयर रखना और मैनेजमेंट या डिसीजन में दखल न देना। वहां मौजूद सभी लोग सुनकर चौंक गए। क्या यह फ्री का पैसा नहीं है? दुनिया में ऐसी कोई चीज हो सकती है? चार्ल्स ने पूछा। तुम्हें किस तरह के प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट है? हो सकता है हम साथ काम कर सकें। कोई भी प्रोजेक्ट चलेगा। मैं ज्यादा चूजी नहीं हूं, ध्रुव ने जवाब दिया। ठीक है, हमें इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करना चाहिए। धीरे धीरे ध्रुव के पास कई लोगों के अनुरोध आ गए, और क्योंकि वह पैसे देने के लिए ही यहां था, उसने मना नहीं किया। किसी को भी ध्रुव की क्षमता पर शक नहीं था। आखिरकार S.C. में उच्च स्तरीय सदस्य बनना आसान नहीं था, लेकिन कुछ लोग मन ही मन सोच रहे थे, क्या यह हो सकता है कि ध्रुव जानबूझकर पहले पैसे दे रहा हो ताकि हमारा भरोसा जीत सके और फिर अपने टारगेट्स पूरे कर सके? इस मामले में हमें सोच समझकर डिसाइड करना होगा कि उसके साथ काम करना सही रहेगा या नहीं। असल में ध्रुव बस जल्दी से पैसे खर्च करना चाहता था। वह पॉइंट्स बचाना चाहता था और देखना चाहता था कि सिस्टम में कोई नया फीचर खुला है या नहीं। इस समय ध्रुव ने कहा, चिंता मत करो, मेरा रिवर सिटी में और आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं है। मैं किसी का हिस्सा चुराना नहीं चाहता।
मैं सिर्फ आपको पैसे देना चाहता हूं। अगर आप असहज हैं तो आप इसे एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं। मेरे पास कितने भी शेयर हों, मैं मैनेजमेंट में दखल नहीं दूंगा। ध्रुव, तुम बहुत मजेदार हो, चार्ल्स ने हल्की हंसी के साथ कहा। चार्ल्स के मन में पहले से ही ऐसा ही शक था। ध्रुव बस मुस्कुराया और जवाब नहीं दिया। ध्रुव की मानसिक शक्ति अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। इसकी वजह से उसकी इंद्रियां और आईक्यू दोनों ही तेज हो गए थे। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वहां मौजूद लोग उसके इरादों को लेकर डरे हुए हैं। इसलिए उसने तुरंत उन्हें भरोसा दिलाने के लिए अपनी बात स्पष्ट कर दी। वह जानता था कि जब वह उन्हें पैसे देना चाहेगा तो कोई मना नहीं करेगा। चार्ल्स ने कहा, चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो मैं भी अब दिखावा करना बंद कर दूंगा। रिवर सिटी कई सालों से शांत है। मैं इसे फिर से परेशान नहीं करना चाहता। मुझे उम्मीद है तुम समझोगे, ध्रुव। ध्रुव ने जवाब दिया, बिल्कुल। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं, मैं सिर्फ इन्वेस्ट करूंगा, प्रबंधन में कोई हिस्सा नहीं लूंगा। मैं रिवर सिटी में आगे नहीं बढ़ूंगा, इसलिए आप आराम से रह सकते हैं। अगर आपको फंड की जरूरत हो तो किसी भी वक्त मेरे पास आ सकते हैं। चार्ल्स मुस्कुराया, ठीक है, चूंकि तुम इतने स्पष्ट हो, मैं रिवर सिटी S.C.C के सभी सदस्यों की ओर से तुम्हारा स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि भविष्य में हमें मिलकर काम करने के और मौके मिलेंगे। इसके बाद माहौल पूरी तरह हल्का और खुशहाल हो गया। जो लोग पहले से प्रोजेक्ट्स कर रहे थे लेकिन फंड की कमी से जूझ रहे थे, उन्होंने तुरंत ध्रुव से अपने परिचय देना शुरू कर दिया। ध्रुव के लिए यह स्थिति परफेक्ट थी। वह बस जल्द से जल्द पैसे खर्च कर अपने अंकों को बढ़ाना चाहता था। सब लोग बातचीत में मग्न थे कि अचानक पॉल ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। उसने ध्रुव के कान में कुछ फुसफुसाया। ध्रुव ने हल्का सा सिर झटका और भौहें सिकोड़ लीं। चार्ल्स, पॉल कह रहा है कि बगल वाले प्राइवेट रूम में कोई मास्टर मौजूद है। चार्ल्स ने पूछा, मास्टर? किस तरह का मास्टर? ध्रुव ने गहरी आवाज में कहा, एक ऐसा मास्टर जिसे पॉल भी नहीं हरा सकता। कम से कम वह पॉल से कमजोर तो बिल्कुल नहीं है। ओह! चार्ल्स चौंक गया। उसने पॉल की ओर देखा, जो ध्रुव के पीछे खड़ा था। चार्ल्स को पहली बार पॉल को देखकर ही उस पर गहरा दबाव महसूस हुआ था। अगर कोई पॉल को आसानी से हरा सकता है तो उसकी ताकत चार्ल्स के परिवार के सबसे ताकतवर लोगों के बराबर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। चार्ल्स के दिमाग में तुरंत ख्याल आया कि ध्रुव शायद किसी बड़े परिवार का पहला व्यक्ति हो सकता है जिसे रिवर सिटी में एक नई शुरुआत के लिए भेजा गया है। हालांकि ध्रुव ने पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। अब एक और मास्टर का आना रिवर सिटी की ताकत को लेकर सवाल खड़ा कर रहा था। रिवर सिटी में इतने लेवल के मास्टर कब से होने लगे? चार्ल्स को लगा कि उसे खुद जाकर यह देखना चाहिए। चलो ध्रुव, चलकर पता लगाते हैं कि यह कौन है। चार्ल्स खड़ा हुआ और सबसे पहले कमरे से बाहर चला गया। जाने से पहले उसने सैंडी की ओर एक नजर डाली, जो उसकी बहन थी। सब लोग साथ निकले और बगल वाले प्राइवेट रूम के दरवाजे पर पहुंचे। वहां एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उन्हें रोक दिया। पॉल तुरंत सामने खड़ा हो गया और उस आदमी से भिड़ गया। दोनों से निकलती हुई आभा इतनी भारी थी कि एसपत्सी के बाकी सदस्यों का दम घुटने लगा। हालांकि ध्रुव और चार्ल्स इस दबाव से पूरी तरह बेपरवाह थे। चार्ल्स ने दरवाजे की ओर देखते हुए जोर से कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि रिवर सिटी में कौन सा मास्टर आया है? कृपया मुझे आपकी मेजबानी करने का मौका दें। कुछ ही सेकंड्स बाद अंदर से एक आवाज आई, मैक, उन्हें अंदर आने दो। अंदर से आवाज आई। मैक ने दरवाजा खोल दिया और सभी को अंदर जाने का इशारा किया। चार्ल्स और बाकी लोग कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि दो युवक प्राइवेट रूम में बैठे थे। ध्रुव की नजर एक लड़के पर गई। वह हॉवर्ड जैक्सन था, साउथ रिवर यूनिवर्सिटी का छात्र परिषद अध्यक्ष और यूनिवर्सिटी का सबसे सुंदर लड़का। लेकिन दूसरा शख्स
जो हॉवर्ड से कुछ साल बड़ा लग रहा था, उसे ध्रुव नहीं पहचान सका। मैक चुपचाप उस आदमी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। चार्ल्स ने सीधा सवाल किया, आपका नाम क्या है और आप रिवर सिटी में क्या कर रहे हैं? दूसरे शख्स ने बिना घबराए जवाब दिया, क्या मिस्टर लूथर को यह जानने का अधिकार है कि मेरा नाम क्या है या मैं यहां क्यों आया हूं? चार्ल्स ने गंभीरता से कहा, अगर आप कहीं और होते तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन आप रिवर सिटी में हैं और यहां क्या हो रहा है यह जानना मेरा हक है। युवक मुस्कुराया, क्या प्रभावशाली अधिकारी हैं मिस्टर लूथर? खैर, सुन लीजिए। वह खड़ा हुआ और चार्ल्स के सामने आकर धीरे धीरे कहा, मैं कैपिटल सिटी के क्विन परिवार से हूं। मेरा नाम है जैकरी क्विन। जैकरी क्विन? कैपिटल सिटी के क्विन परिवार का? यह सुनते ही चार्ल्स की आंखें संकुचित हो गईं। उसने तुरंत पूछा, जैकरी क्विन कैपिटल सिटी के टी गुट के 8 महान सेनानियों में से एक। चार्ल्स के पीछे खड़े एससीसी ग्रुप के लोग यह सुनकर सन्न रह गए। सभी ने जैकरी को हैरानी से देखना शुरू कर दिया। कैपिटल सिटी का टी गुट और स्प्रिंगफील्ड का SC.C पुराने दुश्मन थे। असल में स्प्रिंगफील्ड SC.C की स्थापना ही कैपिटल सिटी टी गुट को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोकने के लिए की गई थी। दोनों गुट आपस में आग और पानी की तरह थे। टी गुट के 8 महान सेनानी कैपिटल सिटी में बेहद प्रभावशाली माने जाते थे। चार्ल्स को उम्मीद नहीं थी कि उनमें से एक जैकरी क्विन यहां उनके सामने होगा। जैकरी ने हल्के व्यंग्य के साथ कहा, ओह, तो मिस्टर लूथर मुझे पहचानते हैं। मैंने सुना था कि टी गुट के साथ आपका संबंध अब पहले जैसा नहीं रहा। चार्ल्स ने जवाब दिया, जैकरी, तुम टी गुट के 8 महान सेनानियों में से एक हो, लेकिन यहां रिवर सिटी में बिना किसी पहचान के आए हो। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? जैकरी ने नपे तुले शब्दों में कहा, मेरा उद्देश्य? मिस्टर लूथर, क्या आपको लगता है कि मैं कोई गुप्त मिशन लेकर यहां आया हूं? अगर ऐसा होता तो क्या मैं सिर्फ एक आदमी को लेकर आता? चार्ल्स ने गहरी सांस ली। स्प्रिंगफील्ड SCC का यह इलाका लूथर परिवार का क्षेत्र था। चाहे जैकरी कितना भी ताकतवर हो, यह दक्षिण का इलाका था। यहां कोई ड्रैगन भी आ जाए तो उसे चार्ल्स के सामने सिर झुकाना होगा। जैकरी ने गंभीर स्वर में कहा, मिस्टर लूथर, आप शायद गलतफहमी में हैं। मैं यहां किसी गुट की लड़ाई के लिए नहीं आया हूं, और अगर मेरा कोई गुप्त उद्देश्य होता तो क्या मैं अकेले आता? आप मुझसे विवाद नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। चार्ल्स ने थोड़ा रुख बदलते हुए कहा, फिर भी आपको यह समझना चाहिए कि रिवर सिटी में आपकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। जैकरी ने हल्के स्वर में जवाब दिया, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन मैं यहां किसी परेशानी के लिए नहीं आया हूं। उम्मीद है आप मुझे थोड़ा स्पेस देंगे। दोनों की बातों से कमरे का माहौल गंभीर हो गया, लेकिन दोनों के बीच कोई खुला विवाद नहीं हुआ। वो यहां तब आया था जब वो उत्तर नदी प्रांत में व्यापार कर रहा था। जब वो वापस लौट रहा था तो हॉवर्ड के कहने पर लूना के आसपास के रास्ते में रुक गया। इसके बाद ही उसने दूसरे पक्ष की बात मान ली। अगर हॉवर्ड ने कहा नहीं होता तो जैकरी शायद वहीं से निकल गया होता। लूना शोरोन्स एक गुप्त कुलीन परिवार की तीसरी बेटी का नाम था। शोरोन्स और क्विन परिवारों का इरादा था कि लूना और जैकरी एक दूसरे से डेट करें ताकि दोनों परिवारों के बीच विवाह हो सके। लूना ने साउथ रिवर प्रांत की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। जैकरी ने हॉवर्ड को लूना पर नजर रखने भेजा था। साथ ही हॉवर्ड को इस बात का ध्यान रखना था कि लूना किसी भी संभावित प्रेमी के साथ दूर न जा सके। जैकरी को लगता था कि लूना उसकी है और किसी और को उस पर नजर डालने की इजाजत नहीं थी। चार्ल्स ने सख्त लहजे में कहा, जैकरी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा असली मकसद क्या है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जितनी जल्दी हो सके रिवर सिटी छोड़ दो, वरना चाहे तुम टी गुट के 8 महान सेनानियों में से एक हो, मैं आज तुम्हारी ताकत का टेस्ट जरूर करूंगा।
जैकरी हल्के से मुस्कुराया। उसे बहुत दिनों बाद ऐसी धमकी सुनने को मिली थी, और वह भी एससीसी के एक प्रथम स्तर के सदस्य से। अगर वो अब भी डरकर चला जाता तो टी गुट में उसका क्या सम्मान रहता, और कैसे वह 8 महान सेनानियों में अपनी जगह बनाए रखता। पहले तो उसने सोचा कि वह चार्ल्स के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाकर इस स्थिति को टाल देगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चार्ल्स उसे मौका ही नहीं देगा। जैकरी ने ठंडे स्वर में कहा, मिस्टर लूथर, मैंने आपको पहले ही काफी सम्मान दिया है। अगर आप मुझे यूं ही चुनौती देते रहेंगे तो मुझे मजबूरी में कदम उठाने होंगे। और क्या हुआ अगर आप लूथर परिवार से हैं? आपका परिवार एक छोटे से शहर तक सीमित है। मैं, जैकरी क्विन, इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। चार्ल्स ने गुस्से में जवाब दिया, ठीक है, मान लिया तुम्हारा परिवार हमारे परिवार से बड़ा है, लेकिन आज मैं इसे आजमा कर देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि कैपिटल सिटी के टी गुट के 8 दिग्गज लड़ाके कितने ताकतवर हैं। चार्ल्स के गुस्से ने माहौल को और गंभीर कर दिया। जैकरी की इतनी हिम्मत कि वह लूथर परिवार को गंभीरता से न ले, चाहे वह टी गुट के 8 महान सेनानियों में से एक हो। चार्ल्स को उसे सबक सिखाना ही था, वरना जैकरी लूथर परिवार को हमेशा कमजोर समझेगा। इसी समय सैंडी 2 अंगरक्षकों को लेकर वहां पहुंच गया। चार्ली, सैंडी ने आवाज लगाई। मिस्टर लूथर, दोनों अंगरक्षकों ने सिर झुकाकर कहा। चार्ल्स ने ठंडे स्वर में कहा, सुनो, लूथर परिवार के सम्मान को बनाए रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना लोग समझेंगे कि हमारे परिवार में कोई इज्जत के लायक नहीं है। जी मिस्टर लूथर, अंगरक्षकों ने तुरंत जवाब दिया। जैकरी ने अपने पीछे खड़े मैक से कहा, मैक, इन्हें संभालो। मैक ने सिर झुकाया। जी श्रीमान। इसके बाद मैक आगे बढ़ा और लूथर परिवार के दोनों अंगरक्षकों के सामने खड़ा हो गया। बाकी लोग तुरंत पीछे हट गए ताकि उन्हें जगह मिल सके। धमाका, तीनों ने एक साथ हमला किया। उनके मुक्के और लातों के टकराने से हवा में तेज आवाज हुई। उनके हमलों की ताकत हवा में महसूस की जा सकती थी। मैक ने अकेले ही लूथर परिवार के दोनों अंगरक्षकों के हमले को संभाल लिया। ऐसा लग रहा था कि उसने यह काम बड़ी आसानी से किया। धमाका, धमाका, तीनों ने एक दूसरे पर मुक्का मारा और 2 जोरदार आवाजें सुनाई दी। मैक अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। हालांकि लूथर परिवार के दोनों अंगरक्षक कुछ मीटर पीछे हट गए। यह साफ था कि किसका पलड़ा भारी था। चार्ल्स भी बगल में खड़ा ये देखकर हैरान था। दोनों अंगरक्षक मिलकर हमला कर रहे थे, फिर भी मैक के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। मैक, इसे जल्दी खत्म करो, जैकरी ने पीछे से कहा। जी सर, मैक ने जवाब दिया। लूथर परिवार के दोनों अंगरक्षकों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। इसके बाद उन्होंने सिर हिलाया और एक साथ मैक पर दोनों तरफ से हमला करने के लिए आगे बढ़े। एक अंगरक्षक ने मैक के ऊपरी शरीर पर मुक्का मारा, जबकि दूसरे ने उसकी टांगों पर वार किया। दोनों कई सालों से साथ काम कर रहे थे। उनका संयुक्त हमला व्यक्तिगत हमलों से कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन मैक अपनी जगह पर डटा रहा। जैसे ही दोनों उसके पास पहुंचे, उसने अचानक एक जोरदार किक से हवा का तूफान पैदा किया। साथ ही उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी में पूरी ताकत लगाई और एक अंगरक्षक को सीधा मुक्का मारा। धप! सभी ने देखा कि वह अंगरक्षक सीधे निजी कमरे की दीवार से जा टकराया। वह खून की उल्टी करने लगा। क्या? वहां मौजूद लोग चौंक गए। पहले तो लग रहा था कि दोनों अंगरक्षक बराबरी का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अब वो सीधे दीवार से जा टकराया। क्या मैक ने अपनी असली ताकत छुपा रखी थी? दूसरे अंगरक्षक को उम्मीद नहीं थी कि मैक इतनी जल्दी उसके साथी को घायल कर देगा। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैक ने अपने पैर का इस्तेमाल करते हुए उसे पलटकर जोरदार किक मारी। धप! फिर से जोरदार आवाज हुई।
ये किक दूसरे अंगरक्षक को कोने तक फेंकने के लिए काफी थी। अगर वह अपने हाथों से अपनी छाती को न थामता तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था, लेकिन अब उसके दोनों हाथ टूट चुके थे। रॉक, विंड! चार्ल्स और सैंडी एक साथ उन दोनों के पास दौड़े और उनकी मदद करने लगे। क्या तुम टाइगर रैंक के मास्टर हो? रॉक, जिसे चार्ल्स ने सहारा दिया था, हैरानी से पूछ बैठा। मैक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे जैकरी के पास लौट गया। टाइगर रैंक का मास्टर। ध्रुव यह सुनकर चौंक गया। यह पहली बार था जब उसने टाइगर रैंक का नाम सुना था। ध्रुव को छोड़कर वहां मौजूद SC.C के सभी सदस्य यह सुनकर हैरान थे। यह एक ऐसा स्तर था जहां तक आम लोग कभी नहीं पहुंच पाते। कुछ लोगों ने शायद बहुत ज्यादा नॉवेल्स पढ़ रखी होंगी या टीवी सीरियल्स देखे होंगे, इसलिए उन्हें लगता था कि ये सब रेकिंग वगैरह बस फालतू की बातें हैं। पर असलियत में ग्लोबल अंडरग्राउंड कम्युनिटी में सिर्फ एक ही लिस्ट मायने रखती थी। जो कोई भी इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लेता, वो दुनिया के सबसे टॉप मास्टर्स में गिना जाता। टाइगर रैंक ऐसी ही एक लिस्ट थी। तो क्या सोचते हो मिस्टर लूथर? तुम्हारे परिवार के अकेले मालिक ओल्ड मास्टर लूथर इस साल 70 के पार हो चुके हैं, है ना? अगर वो चले गए तो क्या तुम्हारा परिवार वैसा ही खुशहाल रहेगा जैसा अभी है? जैकरी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। जैकरी, लूथर परिवार का क्या होगा? ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, और मैं तुम्हें यह सोचने का मौका भी नहीं दूंगा कि मैं, चार्ल्स लूथर, कोई सॉफ्ट टारगेट हूं। मैं तुम्हें मजबूर करूंगा कि यहां कुछ न कुछ छोड़कर जाओ, चार्ल्स ने जवाब दिया। ये कहते ही चार्ल्स ने अपनी बंदूक निकाली और सामने तान दी, लेकिन उसने सीधे जैकरी पर निशाना नहीं लगाया। उसने जैकरी के पीछे खड़े मैक की तरफ बंदूक तान दी। असल में चार्ल्स जैकरी के साथ सीधे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। क्विंस एक एस्टैब्लिश्ड फैमिली थे जिनकी कैपिटल सिटी में गहरी पकड़ थी। वो लूथर परिवार की हैसियत से कहीं बड़े थे। अगर जेचरी को कुछ हो जाता या रिवर सिटी में उसकी मौत हो जाती तो लूथर परिवार का वजूद पल भर में मिट सकता था। चार्ल्स ने जैकरी को सिर्फ सबक सिखाने के लिए रोका था। उसका इरादा असल में उसे कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं था। अगर उसने आज कुछ नहीं किया और ये बात बाहर फैल गई कि कैपिटल सिटी टी फैक्शन का सीनियर मैनेजमेंट उसके घर आकर धमक गया और उसने स्प्रिंगफील्ड SCC के हाई लेवल मेंबर होते हुए भी कुछ नहीं किया, तो उसकी साख पूरी SCC में खत्म हो जाती। वो SCC के कोर मेंबर बनने का सपना हमेशा के लिए खो देता। जैकरी सही था। चार्ल्स के दादाजी 70 के पार थे और उनकी सेहत अब गिरने लगी थी। लूथर परिवार में कोई भी अकेले परिवार का भार उठाने के लायक नहीं था, इसलिए चार्ल्स को SCC का कोर मेंबर बनना ही था ताकि वो अपने परिवार को पतन से बचा सके। यही वजह थी कि सब कुछ जानते हुए भी उसने कदम बढ़ाया। वो जानता था कि सामने वाला कैपिटल सिटी टी फैक्शन के 8 बड़े फाइटर्स में से एक था, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ जैकरी से नहीं थी। वो SCC के बाकी मेंबर्स को दिखाने के लिए ये सब कर रहा था। अगर वो हार भी जाता तो भी ये दिखाने का मौका मिलता कि उसमें टी फैक्शन के टॉप फाइटर्स से लड़ने की हिम्मत थी। वो किसी डरपोक की तरह बिना कुछ किए नहीं बैठा, और अगर वो जीत जाता तो ये उसके कोर मेंबर बनने की उम्मीद को और मजबूत कर देता। जब जैकरी ने देखा कि चार्ल्स ने उसके पीछे खड़े मैक पर बंदूक तान दी है, तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी जगह एक गंभीरता आ गई। कैपिटल सिटी टी फैक्शन और स्प्रिंगफील्ड SCC दोनों में ये बात साफ थी कि लड़ाई में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और अब चार्ल्स ने खुलेआम उस पर बंदूक तान दी थी। मिस्टर लूथर, क्या आपको पता है कि आप जो करने जा रहे हैं उसके क्या नतीजे हो सकते हैं? चार्ल्स ने कोई जवाब नहीं दिया।
मिस्टर लूथर, ऐसा मत करो। रॉक, जो चार्ल्स के पास खड़ा था, उसे रोकने की कोशिश करने लगा। वो चार्ल्स को बताना चाहता था कि टाइगर रैंक के लोग अब पिस्तौल जैसे लो लेवल हथियारों से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। परिवार की खातिर चार्ल्स ने एक पल भी और नहीं सोचा और गोली चला दी। धड़ाम। गोली की आवाज से पूरा कमरा सन्नाटे में आ गया। मैक, जिसे गोली लगने के बाद गिर जाना चाहिए था, कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। पॉल! ध्रुव ने अचानक चिल्लाया। ध्रुव की सिक्स्थ सेंस काफी तेज थी। वो देख सकता था कि मैक ने चार्ल्स की गोली को आसानी से डॉज कर लिया है और अब सीधे चार्ल्स की तरफ दौड़ रहा है। उसकी आंखों में साफ मर्डर का इरादा झलक रहा था। मैक चार्ल्स को मारने जा रहा था। पॉल, जो ध्रुव के पीछे खड़ा था, चार्ल्स के सबसे करीब था। ध्रुव ने उसका नाम पुकारा ताकि वो चार्ल्स को बचा सके। पॉल ने जैसे ही ध्रुव की आवाज सुनी, तुरंत हरकत में आ गया। वो चार्ल्स के सामने आ खड़ा हुआ और फिर मैक की तरफ लपका। मैक ने गोली से बचने के बाद बिना किसी हेजिटेशन के चार्ल्स की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। उसकी आंखें गुस्से और नफरत से भरी थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर क्विन पर बंदूक तानने की? तुम्हें इस हरकत की सजा भुगतनी होगी। धड़ाम! कमरे में एक और तेज आवाज गूंजी। ये आवाज पहले वाली गोली की आवाज से भी ज्यादा जोरदार थी। इस बार की आवाज दो जबरदस्त ताकतों के टकराने से आई थी। कमरा बंद होने की वजह से आवाज और भी ज्यादा गूंज रही थी। साधारण लोग इस टक्कर की गूंज सहन नहीं कर पाए। कुछ ने अपने कानों को ढक लिया और उनके चेहरों पर दर्द के भाव आ गए। टक्कर के बाद दोनों आकृतियां हवा में उछलीं और दूर जा गिरीं। मैक 5-6 कदम पीछे हटकर लड़खड़ाया और फिर रुक गया। पॉल भी पीछे हट गया, लेकिन वो इतना जोर से टकराया कि उसके पीछे खड़ा चार्ल्स भी जमीन पर गिर गया। चार्ली! सैंडी तुरंत आगे बढ़ी और चार्ल्स को उठाने लगी। चार्ल्स उठा, लेकिन उसके मुंह से खून बह रहा था। दो टाइगर रैंक मास्टर्स के बीच हुए इस डुएल में चार्ल्स सीधे तौर पर घायल नहीं हुआ था, लेकिन पॉल के झटके की वजह से उसकी अंदरूनी चोटें गंभीर हो गईं। टाइगर रैंक मास्टर्स की ताकत वाकई खतरनाक थी। चार्ली, तुम्हारे मुंह से खून क्यों आ रहा है? तुम ठीक हो ना? सैंडी ने घबराई आंखों से पूछा। सैंडी, मैं ठीक हूं, चार्ल्स ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज और चेहरा दोनों पीले पड़ चुके थे। चार्ल्स ने होश में आते ही कृतज्ञता भरी नजरों से ध्रुव की तरफ देखा। अगर ध्रुव ने पॉल को वक्त रहते रोकने को न कहा होता, तो आज वो जिंदा नहीं बचता। जैसे जैसे सब शांत हुआ, चार्ल्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मानने लगा कि जयकरी ने जानबूझकर उसकी कमजोर नस पर चोट की थी। गुस्से में उसने बिना सोचे समझे अपनी बंदूक निकाल ली। अब जब उसने सोचा, तो उसे समझ आया कि अगर उसने मैक को मार दिया होता तो क्या होता। वो दोनों पक्षों के बनाए गए नियमों को तोड़ देता और शायद लूथर परिवार की कहानी वहीं खत्म हो जाती। इसके अलावा चार्ल्स में जयकरी को मारने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जयकरी उसे मारने की हिम्मत रखता था। यही फर्क था दोनों की स्थिति में। जयकरी को उस वक्त हैरानी हुई जब उसने देखा कि मैक और पॉल दोनों लड़खड़ाते हुए पीछे हटे। अब उसकी नजरें ध्रुव पर टिक गईं। ये आदमी, जो मैक के बराबर लग रहा था, पूरे वक्त चुपचाप खड़ा था। तुम कौन हो? जयकरी ने सीधा ध्रुव से पूछा। ध्रुव ने सधी हुई आवाज में जवाब दिया, मैं ध्रुव हूं, एससीसी का उच्च स्तरीय सदस्य। तुम रिवर सिटी एससीसी के नए उच्च स्तरीय सदस्य हो। हां, यही सच है। और तुम मुझे रोकना चाहते हो? जब तक मिस्टर क्विन यहां से नहीं जाते, मैं भी नहीं जाऊंगा। क्या मजाक है? जयकरी ने चिढ़ते हुए कहा। चार्ल्स ने टी फैक्शन और एस.सी. के नियम तोड़े हैं। उसने मुझ पर बंदूक तानने की हिम्मत की। वो पहला इंसान है जिसने ये किया, और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। जयकरी की आवाज में गुस्सा था।
कैपिटल सिटी में क्विंस का बेटा और टी फैक्शन के 8 महान लड़ाकों में से एक होने के नाते अगर चार्ल्स जिंदा रहता तो उसकी इज्जत पर सवाल उठता। ध्रुव ने सख्ती से कहा, तो बात साफ है, मैं चार्ल्स की रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो। मैक, पूरी ताकत से वार करो, जैकरी ने आदेश दिया। मैक बिना कुछ कहे फौरन पॉल की तरफ दौड़ा। पॉल भी पीछे हटने वाला नहीं था। ढप, टकराना, धमाका, दोनों के मुक्कों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। हर घूंसे के साथ फर्श हिल रहा था। हवा में तेज धमाके हो रहे थे जो उनके प्रहारों की ताकत को दर्शा रहे थे। ध्रुव को छोड़कर वहां मौजूद बाकी लोग लड़ाई